तो फाइनली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी रिलीज हो चुकी है और आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड देखने से पहले आपको कुछ जरूरी मार्वल मूवीज और सीरीज देखनी चाहिए ताकि इसकी कहानी अच्छे से समझ में आए। 2008 में आइड इनक्रेडिबल हल्क मूवी आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि ये मूवी एक तरह से इसका ही सीक्वल है। साथ ही आप कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर देख सकते हैं क्योंकि इसी मूवी में सैम विल्सन यानी फैल्कन का अपीयरेंस हुआ था। साथ ही आप कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, ब्लैक पैंथर, इटर्नल्स देख सकते हैं। और अगर आप एडामेंटियम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप एक्स-मेन मूवीज देख सकते हैं। मूवी की शुरुआत थेडियस रॉस से होती है जो अब यूएसए का प्रेसिडेंट बन चुका है और वो अपनी फर्स्ट स्पीच के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी वो अपनी असिस्टेंट से अपनी बेटी के बारे में पूछता है जो ब्रूस बैनर की लव इंटरेस्ट थी। आगे थेडियस रॉस अपनी स्पीच में थेनोस और इटर्नल्स मूवी में जो सेलेस्टियल आइलैंड बना था उसके बारे में बात करता है और साथ ही ऐसे खतरों से निपटने के लिए दुनिया के कई देशों को एक साथ मिलकर काम करने की भी बात करता है। रॉस को दुनिया अच्छी तरह जानती थी कि वो किस तरह का इंसान है, वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है और साथ ही लोग अभी तक द इनक्रेडिबल हल्क वाला हादसा भी नहीं भूले थे। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सैमुअल स्टर्न्स यानी कि लीडर को रॉस ने अपनी हिरासत में लेकर उसे एक जगह पर कैद कर रखा है क्योंकि स्टर्न्स की वजह से हमें एबोमिनेशन देखने को मिला था। अब हमें 5 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ हम हमारे नए कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन को देखते हैं जो अमेरिका के कुछ सोल्जर्स के साथ मेक्सिको जाता है। उसके साथ नया फैल्कन यानी कि जोआकिन टोरेस भी होता है जो अब यूएस एयर फोर्स में फर्स्ट लेफ्टिनेंट बन चुका था। यहाँ उनका एक मिशन होता है। मेक्सिको में वो सब एक पावरफुल टेररिस्ट ग्रुप से एक खास चीज लेने आए थे जिस ग्रुप का नाम होता है सर्पेंट सोसाइटी और इस ग्रुप का हेड होता है साइडवाइंडर। उन्होंने वो चीज जापान से चोरी की थी। वो चीज एक बॉक्स में होती है और वो बॉक्स होता है साइडवाइंडर के पास। अब इस बॉक्स में क्या था ये सिर्फ व्हाइट हाउस को ही पता था। इस जगह पर उन्होंने कुछ लोगों को भी बंदी बना रखा था। अब वहां पहुंचता है अपना कैप्टन अमेरिका अपने नए वाइब्रेनियम सूट में और एक एक करके उन टेररिस्ट्स को धोने लगता है और यहाँ हमें नए कैप्टन की जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। यहाँ सैम विल्सन जोआकिन टोरेस की भी मदद लेता है जहां वो अपने फर्स्ट मिशन को पूरा करके काफी खुश होता है। वो लोग उनसे वो पैकेज लेने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन साइडवाइंडर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन सैम को उस पे शक होता है कि पैकेज चुराना और किसी क्लाइंट को वो पैकेज देना ये सब किसी का प्लान है। आगे हम देखते हैं कि सैम और टोरेस आइजिया ब्रैडली से मिलते हैं। आइजिया को हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था। यहाँ टोरेस आइजिया को अपनी बकबक से परेशान कर देता है। तभी आइजिया उसको एक डेमो देता है और वो उसको बताता है कि वह भी एक सुपर सोल्जर है। वो कहता है कि ब्लैक मैन होने की वजह से यूएसए सरकार ने उसे 30 साल तक कैद करके उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए। तभी अचानक से सैम विल्सन के पास एक कॉल आता है। फोन उठाते ही उसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए यानी थंडरबोल्ट रॉस ने व्हाइट हाउस में एक मीटिंग और पार्टी रखी है और खास बात ये कि इस इवेंट में सैम विल्सन को भी इनवाइट किया गया है। इन्विटेशन मिलते ही सैम बिना टाइम वेस्ट किए तैयार हो जाता है और अपने 2 खास साथियों आइजिया ब्रैडली और टोरेस को साथ लेकर व्हाइट हाउस के लिए निकल पड़ता है। व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद सैम विल्सन की पहली मुलाकात प्रेसिडेंट रॉस से होती है। जैसे ही रॉस उससे मिलता है वो बिना किसी देरी के सैम की जमकर तारीफ करता है। रॉस कहता है कि वो सैम विल्सन से काफी इम्प्रेस्ड है क्योंकि उसने मेक्सिको में अपना मिशन शानदार तरीके से पूरा किया और जापान से जो सर्पेंट ग्रुप ने चोरी किया था वो भी सैम ने आसानी से वापस ला दिया। कुछ टाइम बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा व्हाइट हाउस के मीटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सैम विल्सन, आइजिया ब्रैडली, टोरेस के साथ साथ कई और बड़े गेस्ट्स मौजूद होते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मीटिंग में सिर्फ थंडरबोल्ट रॉस ही नहीं बल्कि दुनिया भर के टॉप लीडर्स भी शामिल हैं। जापान के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर और यहाँ तक कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी इस हाई प्रोफाइल मीटिंग का हिस्सा होते हैं। यहाँ रॉस सबसे कहता है, कुछ समय पहले इंडियन ओशन में एक नया आइलैंड उभरा है जिसका नाम है सेलेस्टियल आइलैंड। और दोस्तों ये कोई नॉर्मल आइलैंड नहीं बल्कि टियामट द सेलेस्टियल है। वही सेलेस्टियल जिसे इटर्नल्स ने उभरने से रोक दिया था लेकिन उसके हार्ड हो जाने की वजह से अब वो एक आइलैंड जैसा बन चुका है। रॉस बताता है कि जब ये मिस्टीरियस आइलैंड इंडियन ओशन में उभरा तब पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी थी। कई देशों ने यहाँ रिसर्च करना शुरू किया और पता चला कि ये आइलैंड किसी अनजान मेटल से बना है, एक ऐसा मेटल जो कहीं और नहीं पाया जाता। अब ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये मेटल सिर्फ अलग नहीं बल्कि वाइब्रेनियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस नए मेटल को नाम दिया गया है एडामेंटियम। लेकिन जैसे ही एडामेंटियम के बारे में दुनिया को पता चला इसे हथियाने की रेस शुरू हो गई। हर देश इसे पाना चाहता था और इसी वजह से कई देशों के बीच टेंशन बढ़ने लगी। थंडरबोल्ट रॉस बताता है कि इसी टकराव को रोकने के लिए यूएसए ने पहल की और सभी देशों को एकजुट करने का फैसला लिया। उनका प्लान ये था कि सभी देशों के बीच एडामेंटियम को बराबर बांट दिया जाए
ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और आज की ये हाई प्रोफाइल मीटिंग इसी प्रोपोजिशन को पास करने के लिए रखी गई है। रॉस आगे कहता है कि जापान ने इस सेलेस्टियल आइलैंड पर मौजूद एडामेंटियम पर बहुत गहरी रिसर्च की और प्योर एडामेंटियम बनाने में भी कामयाब हो गए। लेकिन फिर एक बड़ी घटना हुई, सरपेंट ग्रुप ने प्योर एडामेंटियम चुरा लिया। तभी कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन एक खास मिशन पर मेक्सिको गया और उस स्टोलन एडामेंटियम कंटेनर को सरपेंट ग्रुप से वापस ले आया। रॉस इस बहादुरी के लिए कैप्टन अमेरिका को एक बिग थैंक यू कहता है। तभी मीटिंग हॉल में तेज म्यूजिक गूंजता है और उसी पल आइजाया ब्रैडली उठ खड़ा होता है। किसी को कुछ समझ आता इससे पहले ही वो पास खड़े गार्ड की गन छीनकर थंडरबोल्ट रॉस पर फायर कर देता। व्हाइट हाउस में मौजूद यूएसए के 4 सोल्जर्स भी अचानक अपने हथियार निकालकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठता है, केओस फैल जाता है, लेकिन थंडरबोल्ट रॉस बच जाता है। जैसे ही फायरिंग होती है, सैम विल्सन तेजी से आइजाया की तरफ भागता है। वो आइजाया के हाथों से गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन आइजाया और बाकी 4 सोल्जर्स सबसे फाइट करने लगते हैं। इसी बीच एक मिस्ट्री गर्ल एंट्री लेती है जो ब्लैक विडो की तरह फाइट करती है। वो एक एक करके सभी शूटर्स को खत्म कर देती है। अब हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम रुथ है और वो थंडरबोल्ट रॉस की पर्सनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि रुथ असल में एक इजरायली है जिसने रूस के रेड रूम में ट्रेनिंग ली है। यानी कि दोस्तों, ये सच में एक ब्लैक विडो है। सैम विल्सन और बाकी गार्ड्स मिलकर सभी शूटर्स को काबू में कर लेते हैं। आइसाया ब्रैडली को पकड़ लिया जाता है और सैम सीधा आइजाया से सवाल करता है, तुमने ऐसा क्यों किया? आइसाया ब्रैडली को कुछ भी याद नहीं। वो कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ भी याद नहीं। आइजाया की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे बकी बार्न्स जब विंटर सोल्जर बना था और उसे याद ही नहीं रहता था कि उसने क्या किया। ठीक वैसे ही आइजाया को भी थंडरबोल्ट रॉस पर की गई फायरिंग के बारे में कुछ भी याद नहीं। अब आइजाया ब्रैडली पर एक बड़ा आरोप लगा होता है। उसे अरेस्ट करके सीधा जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वो जेल में जाता है, सैम विल्सन उससे मिलने पहुंच जाता है। सैम उसे देखते ही कहता है, मैं जानता हूं कि तुम ऐसे इंसान नहीं हो, तुम कभी भी यूएसए के प्रेसिडेंट पर गोली नहीं चलाओगे और मैं वादा करता हूं कि इस साजिश का पता लगाकर तुम्हें बहुत जल्द बाहर निकालूंगा। सैम को पूरा यकीन था कि आइसाया ब्रैडली बेगुनाह है और हमले के पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी है। सच्चाई का पता लगाने के लिए सैम टॉरेस से मिलता है और दोनों मीटिंग की सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज करने लगते हैं। वीडियो को ध्यान से देखने के बाद उन्हें कई स्ट्रेंज थिंग्स दिखती हैं। आइजाया ब्रैडली जब अपना फोन यूज कर रहा था, तभी अचानक उसका स्क्रीन व्हाइट कलर में ब्लिंक करने लगा। यही सेम चीज उन 4 सोल्जर्स के साथ भी हुई जिन्होंने आइसाया ब्रैडली के साथ मिलकर फायरिंग की थी। फायरिंग तभी शुरू हुई जब बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले हुआ। अब ये दोनों पक्के तौर पर समझ जाते हैं कि आइसाया और बाकी लोगों से ये सब करवाया गया था, यानी कोई मास्टरमाइंड इन सबको कंट्रोल कर रहा था। सैम और टोरेस प्लान बनाते हैं कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है, उसे खोज कर ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही सैम व्हाइट हाउस से बाहर आता है और अपनी कार में बैठता है, तभी अचानक सरपेंट ग्रुप का लीडर साइड वाइंडर उस पर अटैक कर देता है। सैम साइड वाइंडर से भिड़ जाता है और आखिरकार उसे बीट करके कैप्चर कर लेता है। तभी अचानक सैम विल्सन के पास एक फोन कॉल आता है। फोन उठाते ही एक मिस्टीरियस वॉइस कहती है, तुमने इसे हराकर बहुत बड़ी गलती कर दी सैम, बट नाउ जो कुछ भी होने वाला है तुम उसे रोक नहीं पाओगे। और फिर कॉल कट जाता है। अब सैम जल्द से जल्द टॉरेस के पास वापस जाता है और उससे इस फोन कॉल को ट्रैक करने को कहता है। इसके बाद सैम विल्सन और टॉरेस को पता चलता है कि ये कॉल किसी पुरानी गवर्नमेंट फैसिलिटी से आई थी जो एक वीरान जंगल के बीचों बीच है। लेकिन दोनों बिना टाइम वेस्ट किए सीधे वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, उन्हें एक शॉकिंग ट्रूथ पता चलता है। ये फैसिलिटी असल में सिर्फ दिखावे के लिए है। रियलिटी में ये एक टॉप सीक्रेट रिसर्च एरिया है जहां थंडरबोल्ट रॉस इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करवा रहा है। और मजेदार बात यह है कि वो ये एक्सपेरिमेंट्स तब से करवा रहा है जब वो आर्मी में जनरल था। जैसे ही सैम और टॉरेस इन सारे सीक्रेट्स को समझ ही रहे होते हैं, तभी एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, सैमुअल स्टर्न्स, जिसे दुनिया द लीडर के नाम से जानती है। जैसे ही सैम और टॉरेस उसे देखते हैं, वो पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं। और हो भी क्यों ना, द लीडर पूरी तरह से हल्क की तरह ग्रीन था और उसके ब्रेन का हाल तो ऐसा था जैसे किसी ने उसका प्रोसेसर ओवरक्लॉक कर दिया हो। सम विल्सन उससे पूछता है, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? और हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि प्रेसिडेंट पर होने वाले अटैक में तुम्हारा हाथ जरूर है। ये सुनकर द लीडर एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, मेरा नाम सैमुअल स्टर्न्स है, मैं एक साइंटिस्ट हुआ करता था। लेकिन फिर एक दिन ब्रूस बैनर मेरे पास आया और मुझसे मदद मांगी। मैं उसकी हेल्प ही कर रहा था कि अचानक उसका गैमा रेडिएटेड ब्लड मेरे सर पर गिर गया। वो मेरे वूंड से होते हुए सीधा मेरे बॉडी में चला गया और बस फिर सब बदल गया। वो आगे कहता है, इस रेडिएशन की वजह से मेरी बॉडी और फेस पूरी तरह म्यूटेट हो गए, लेकिन बदले में मेरा ब्रेन सुपर एडवांस हो गया। मैं पहले से कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट बन गया।
लीडर बताता है कि जैसे ही थंडरबोल्ट रॉस को उसके बारे में पता चला, उसने तुरंत उसे कैप्चर कर लिया और उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। मैं उसे बार बार कहता रहा कि मुझे फ्री कर दो, लेकिन उसने साफ कहा कि ये सब यूएसए गवर्नमेंट के लिए हो रहा है और इसलिए वो मुझे नहीं छोड़ सकता। पर ट्विस्ट तब आया जब रॉस ने लीडर से एक डील की, जिस दिन मैं यूएसए का प्रेसिडेंट बनूंगा उस दिन तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड था, रॉस ने अपना वादा तोड़ दिया। प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उसने लीडर को कैद में रखा और ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स करवाता रहा। अब द लीडर के लिए बस एक ही मिशन था, थंडरबोल्ट रॉस का इविल फेस पूरी दुनिया को दिखाना। इसी मकसद से साइडवाइंडर को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि वो जापान के कंटेनर को चोरी कर ले, और इसे पूरा करने के लिए साइडवाइंडर को CIA के अकाउंट से पैसे भेजे जाते हैं। आइडिया ये था कि जब जापान को इस बारे में पता चले तो उन्हें यही लगे कि ये सब थंडरबोल्ट रॉस ने करवाया है। अब जैसे ही सैम विल्सन को ये सारी बातें पता चलती हैं, उसे समझ आ जाता है कि कुछ टाइम पहले जिसने उसे फ़ोन कॉल किया था वो भी लीडर ही था। अब सैम विल्सन को ये पूरा गेम क्लियर हो जाता है। जितनी भी गड़बड़ियां हो रही हैं उनके पीछे सिर्फ लीडर का ही हाथ है, और इसी वजह से अब उसे लीडर को पकड़ना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जैसे ही सैम विल्सन लीडर को पकड़ने की कोशिश करता है, लीडर फैसिलिटी के सारे गार्ड्स को अपना हिप्नोटिक म्यूजिक सुनाकर कंट्रोल कर लेता है। अब ये गार्ड्स जो पहले फैसिलिटी की सिक्योरिटी कर रहे थे, अब पूरी तरह से लीडर के काबू में होते हैं। वो सारे सैम विल्सन और टॉरेस पर हमला कर देते हैं, और इसी मौके का फायदा उठाकर लीडर वहां से भाग जाता है। अब सैम विल्सन और टॉरेस किसी तरह इन गार्ड्स का सामना करके वहां से निकलते हैं। अब अगला सीन सीधा जापान गवर्नमेंट पर शिफ्ट होता है। लीडर अपने प्लान में पूरी तरह कामयाब हो जाता है, क्योंकि जापान को पता चल जाता है कि उनके एडामांटियम कंटेनर्स चोरी करवाने के लिए साइड वाइंडर को यूएसए के CIA ने पैसे दिए थे। अब ये सुनकर जापान के प्राइम मिनिस्टर को यकीन हो जाता है कि ये सब थंडरबोल्ट रॉस की एक चाल थी। गुस्से में आकर जापान के प्राइम मिनिस्टर तुरंत एक बड़ा फैसला लेता है। वो यूएसए के साथ किया गया एडामेंटियम अलायंस तोड़ देता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, जापान अपनी मिलिट्री को सीधा सिलीन आइलैंड पर भेजने का ऑर्डर देता है ताकि यूएसए से पहले ही एडामेंटियम पर उसका पूरा कंट्रोल हो जाए। अब जैसे ही यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बारे में पता चलता है कि जापान की मिलिट्री सीधा सेलेस्टियल आइलैंड की तरफ बढ़ रही है, तो वो बिना वक्त गवाए थंडरबोल्ट रॉस को इस बारे में खबर देते हैं। जैसे ही थंडरबोल्ट रॉस को इस बात का पता चलता है, वो बिना कोई देरी के मिलिट्री को ऑर्डर देता है और खुद भी सीधा इंडियन ओशन की ओर निकल पड़ता है। उसका प्लान सिंपल है, जापान से पहले सेलेस्टियल आइलैंड पर पहुंचकर वहां मौजूद एडामेंटियम को अपने कंट्रोल में लेना। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि अब दो सुपर पावर नेशंस यूएसए और जापान की मिलिट्री फोर्सेस आमने सामने खड़ी हो चुकी हैं। ये न्यूज़ आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है, और हर न्यूज़ चैनल यही रिपोर्ट कर रहा होता है कि शायद अब एडामांटियम वॉर होने वाली है। जैसे ही ये खबर सैम विल्सन और टॉरेस तक पहुंचती है, दोनों बिना देरी किए अपने सूट्स में सूट अप होते हैं और तेजी से सेलेस्टियल आइलैंड की ओर निकल पड़ते हैं। आइलैंड पर पहुंचते ही सैम विल्सन को थंडरबोल्ट रॉस का वॉरशिप दिखाई देता है। बिना वक्त गवाए वो सीधा वॉरशिप के अंदर जाता है और रॉस से आमने सामने बात करता है। सैम उसे समझाने की कोशिश करता है, रॉस, ये जो तुम कर रहे हो, इससे दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध छिड़ सकता है। एक गलत कदम और पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इससे पहले कि रॉस कुछ कह पाता, दूसरी साइड लीडर चुपके से भागकर एक घर में घुसता है। वहां से वो यूएसए के 2 फाइटर पायलट्स के वायरलेस सिग्नल्स को हैक कर लेता है। अब ये हैकर पायलट्स को रिमोटली कंट्रोल करने लगता है और उनसे जापान पर हमला करने के लिए कहता है। और जैसे ही दोनों यूएस पायलट्स अपने एयरक्राफ्ट्स लेकर यूएस वॉरशिप्स पर हमला कर देते हैं, जापान को लगता है कि अमेरिका ने पहले फायरिंग कर दी है। अब ऑब्वियस सी बात है, जापान भी जवाब देने में पीछे नहीं हटता और अपने 2 फाइटर जेट्स भेज देता है, और बस देखते ही देखते चारों एयरक्राफ्ट्स के बीच एयर बैटल शुरू हो जाती है। अब ये सब होते देख सैम विल्सन और टॉरेस तेजी से एक्शन में आते हैं। दोनों उड़कर यूएस पायलट्स को उनके एयरक्राफ्ट से बाहर निकाल देते हैं और फिर जापान को समझाते हैं ये कोई वॉर नहीं थी, बल्कि किसी ने हमारे पायलट्स को कंट्रोल कर लिया था। अब जब जापान को ये बात समझ आती है तो वो तुरंत पीछे हट जाता है और यूएस और जापान दोनों अपनी अपनी मिलिट्री फोर्सेस को वापस बुला लेते हैं। इसके बाद सैम विल्सन भी यूएसए लौट जाता है, इस बात की तसल्ली के साथ कि उसने एक पोटेंशियल वर्ल्ड वॉर को होने से रोक लिया। लेकिन आइलैंड के ऊपर लड़ाई के दौरान सैम विल्सन का दोस्त टॉरेस बुरी तरह घायल हो जाता है। बिना किसी देरी के सैम उसे हॉस्पिटल लेकर भागता है, जहां डॉक्टर्स उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। अचानक बकी बार्न्स यानी विंटर सोल्जर की एंट्री होती है। बकी सैम विल्सन से मिलने आया होता है और उसे बताता है कि उसने उसकी लड़ाई के बारे में न्यूज में देखा था। लेकिन ज्यादा देर वहां रुके बिना बकी निकल जाता है। जैसे ही बकी वहां से जाता है, हमें एक बड़ा रिवील मिलता है।
बकी बार्न्स अब यूएसए का पॉलिटिशियन बन चुका है। अब इन सब चीजों के बाद यूएसए के प्रेसिडेंट थंडरबोल्ट रॉस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यू को सुलझाना था, यूएसए और जापान के बीच एडामांटियम को लेकर बढ़ता हुआ तनाव। दुनिया को लग रहा था कि दोनों देश कभी भी वॉर छेड़ सकते हैं और यही बात रॉस को क्लैरिफाई करनी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैम विल्सन भी मौजूद होता है, लेकिन तभी वहां एंट्री लेता है द लीडर। जैसे ही लीडर की सैम विल्सन से मुलाकात होती है, वो बिना कोई मौका गंवाए सैम को ताना मारता है। वो कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा प्लान फेल हो गया। मैंने यूएसए और जापान के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाया था, जिससे मैं पूरी दुनिया को थंडरबोल्ट रॉस की सच्चाई दिखा सकता था कि वो कितना बड़ा इविल मास्टरमाइंड है, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। अब इसी दौरान हमें एक और शॉकिंग ट्रूथ पता चलता है। थंडरबोल्ट रॉस सालों से एक डेडली डिजीज से जूझ रहा था। यह बीमारी इतनी खतरनाक थी कि डॉक्टर्स भी उसे बचाने में फेल हो गए थे। लेकिन तभी लीडर ने अपने ब्रिलियंट माइंड का इस्तेमाल किया और रॉस के लिए एक स्पेशल मेडिसिन इन्वेंट की, जिसे वो रोज एक पिल की तरह लेता था। लेकिन रॉस को नहीं पता था कि लीडर उसकी दवाई में हर बार गैमा रेडिएशन मिला रहा था और अब सालों तक इस दवाई को लेने की वजह से थंडरबोल्ट रॉस का पूरा शरीर गैमा रेडिएशन से भर चुका था। इतनी ज्यादा गामा रेडिएशन का क्या असर होता है, इसका जवाब हमें यहीं पर मिल जाता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही थंडरबोल्ट रॉस देखते ही देखते रेड हल्क में बदल जाता है। जैसे ही रॉस ट्रांसफॉर्मेशन करता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और एवरीथिंग स्मैश करने लगता है। वहां मौजूद सोल्जर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसकी रेज के आगे टिक नहीं पाता। ये सब देखकर सैम विल्सन सबसे पहले लीडर को अरेस्ट करवाता है और फिर रेड हल्क को रोकने के लिए आगे आता है। इसी के साथ सैम विल्सन वर्सेस रेड हल्क की एपिक फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन ये फाइट इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि रेड हल्क न सिर्फ ज्यादा पावरफुल है, बल्कि वो सैम विल्सन के वाइब्रेनियम विंग्स तक ब्रेक कर देता है और कैप्टन अमेरिका की शील्ड को सीधा ग्राउंड में एम्बेड कर देता। लेकिन तभी सैम विल्सन एक आखिरी कोशिश करता है। वो थंडरबोल्ट रॉस को उसकी डॉटर बेटी रॉस का नाम लेकर रोकने की कोशिश करता है। वो रॉस को याद दिलाता है कि वो ऐसा इंसान नहीं है जो इनोसेंट पीपल को नुकसान पहुंचाए। जैसे ही थंडरबोल्ट रॉस अपनी डॉटर बेटी का नाम सुनता है, उसकी रेज धीरे धीरे कम होने लगती है और कुछ ही देर में वो वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद थंडरबोल्ट रॉस को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे उसी हाई सिक्योरिटी प्रिजन में भेज दिया जाता है जहां सिविल वॉर के दौरान एंटमैन, फैल्कन, वांडा और हॉकाई को रखा गया था। कई दिन बाद सैम विल्सन उसी प्रिजन में बेटी रॉस को लेकर आता है ताकि वो अपने फादर थंडरबोल्ट रॉस से मिल सके। जैसे ही रॉस अपनी डॉटर को देखता है, वो इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में पहली बार रियल हैप्पीनेस दिखती है। अब क्योंकि सैम विल्सन ने यह साबित कर दिया था कि थंडरबोल्ट रॉस पर अटैक करवाने वाला असली मास्टरमाइंड द लीडर था, इसलिए आइजाया ब्रैडली को भी जेल से फ्री कर दिया जाता है। सैम विल्सन अपने दोस्त आइजाया को लेकर प्रिजन से बाहर निकल जाता है और इसी के साथ दोस्तों ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के एंड में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जो पूरे गेम को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। इस सीन में दिखाया जाता है कि जिस जेल में थंडरबोल्ट रॉस को रखा गया था, उसी हाई सिक्योरिटी प्रिजन में लीडर को भी बंद कर दिया गया है और यहाँ पर सैम विल्सन उससे मिलने आता है। लेकिन ये मीटिंग किसी कैजुअल विजिट से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। जैसे ही सैम विल्सन लीडर से मिलता है, लीडर उसे फ्यूचर को लेकर एक चौंकाने वाली वार्निंग देता है। वो कहता है, तुम्हें लगता होगा कि मुझे पकड़कर तुमने सब ठीक कर दिया है, कि अब तुम्हारी दुनिया सेफ है, लेकिन तुम गलत हो। मैंने अपने दिमाग की पॉसिबिलिटीज देख ली हैं और मुझे पता है कि वो सब आ रहे हैं। ये सुनकर सैम विल्सन थोड़ा घबरा जाता है और सीधा पूछता है, आखिर कौन आ रहा है? जिस पर लीडर बस एक मिस्टीरियस स्माइल देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दुनिया इस पूरे ब्रह्मांड में अकेली है? सच तो ये है कि तुम्हारी दुनिया के अलावा और भी काउंटलेस रियलिटीज मौजूद हैं और उन सभी वर्ल्ड्स में वो सब रहते हैं और अब वो यहीं आ रहे हैं। लीडर के इन शब्दों के साथ ही ये एंड क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है, लेकिन जाते जाते ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, आखिर वो सब कौन है और जब वो आएंगे तो क्या सैम विल्सन उन्हें रोक पाएगा? तो दोस्तों, ये एंड क्रेडिट सीन सिर्फ एक हिंट नहीं, बल्कि एक वार्निंग है कि आने वाले टाइम में एमसीयू में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लीडर की बातों ने एक नई मिस्ट्री खड़ी कर दी है। वो सब कौन है? क्या ये मल्टीवर्सल बीइंग्स हैं या फिर कोई कंप्लीटली न्यू थ्रेट? अब आपकी बारी। अगर आपके पास इस सीन को लेकर कोई माइंड ब्लोइंग थ्योरी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। कौन जाने आपकी थ्योरी सही भी निकल आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो।